हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ आज थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस का निचोड़ है ये। और ये वन लाइनर में पूरा वीडियो होने वाला है और एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी के बिहाव पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने आज प्रैक्टिस सेट भी डाला था तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैं आज लेकर ये पूरा PDF ले आई हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, डैश की सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है लेकिन डैश की क्षमता कम होती है। दो डैश दे देंगे और दो दो ऑप्शन नीचे लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ के लोग दाल में चीनी डाल के खाना पसंद करते हैं। तो ये हो जाएगा नागपुर के लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ये मेरे टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन रखे गए थे जिन्हें सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ और चेहरे के जरिए कौन सी भावनाएं दिखाई जाती है, मुद्रा और भाव दिखाई देते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है पक्षियों के पंख उड़ने में तो मदद करते हैं लेकिन साथ के साथ क्या, गर्माहट भी देते हैं। और पुराने पंख जो होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रेल लिपि किस कागज पर लिखी जाती है। तो हो जाएगा मोटे कागज पर। और बिंदुओं को किस चीज से उभारा जाता है, नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रेल लिपि किसके लिए होती है। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, और वो क्या करते हैं, वे उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि का नाम किसके नाम पर पड़ा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस ब्रेल के नाम पर। वे कहाँ के थे, वे फ्रांस के थे। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल जो थे उनकी 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसमें जैसे पूछा जा सकता है कि शुरुआत में बर्तन किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। अब जैसे आएगा, कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है, तो श्रीनगर में। श्रीनगर में क्या है, डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल लेक में जो टूरिस्ट हैं वे किस नाव में एंजॉय करते हैं। तो नाम हो जाएगा शिकारा नाव। और जैसे पूछा जा सकता है कि शिकारा नाम की नाव कहाँ पर है, कहाँ पर टूरिस्टों के लिए चलाई गई है, तो हो जाएगा डल लेक में। और जैसे कहवा चाय हो गई और खाने पीने की जितनी चीजें हो जाती है ना, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। ठीक है, शिकारा नाम की नाव कहाँ चलती है, डल लेक में चलती है। डल लेक कहाँ है, डल लेक श्रीनगर में है। और हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट भी कहाँ है, श्रीनगर में है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। फलों में जैसे कीड़े लग जाते हैं तो उनसे फलों की रक्षा कौन करता है, पक्षी। ठीक है, बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है। अब जैसे पूछ सकता है कि बज्जू नामक गांव कहाँ पर है, तो हो जाएगा बज्जू नामक गांव राजस्थान में है।
रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आने के लिए आप किस प्रकार का डिस्कशन करेंगे क्लास में, तो हो जाएगा रीयूज वाटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आ रहा है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को क्या कहते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग हु फेन कहाँ का डिश है, तो हो जाएगा हांगकांग का। ठीक है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। तो कश्मीर में किसमें सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी खाने से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं ईवीएस में। ठीक है, और ये टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। ठीक है, टेपियोका कहाँ पाया जाता है, टेपियोका केरल में, और क्या है, ये एक प्रकार का फल है। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है, ये सभी को पता होगा। गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच कैसी होती है, सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख कैसे होते हैं, ग्रे रंग के होते हैं। असम में, अब ये जो घरों से आता है ना क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे असम में घर कैसे बनते हैं, मनाली में, शिमला में, राजस्थान में, इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, असम में घर जमीन से कितने ऊपर होते हैं, तो 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम में घर किस चीज से बनाए जाते हैं, तो बांस से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। कहां पर, असम में। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का क्या कारण है, तो असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। तो पानी घर में ना भरे, इसलिए घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। मनाली में किस तरह के घर बनते हैं, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। ठीक है, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, और असम में बांस से घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी आ गया राजस्थान। राजस्थान में मड, जो एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, उसके घर बनाए जाते हैं, और जो छत होती है वो झाड़ियों से बनती है। ठीक है, राजस्थान में मड नाम याद रखिएगा, एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है। कौन, मड जो होती है वो एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी के घर बनाए जाते हैं, और छत जो होती है वो किससे बनी होती है, झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहते हैं, राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, इस प्रकार से वो छत कैसा बनवाते हैं, ढलानदार बनवाते हैं, जिससे जो बारिश का पानी है वो नीचे आ जाए, और वो घर के आंगन में गड्ढा जो बनाते हैं ना, उसमें पानी वो स्टोर करते हैं, जिससे वो दैनिक जीवन में उसका यूज कर सके। हाथी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और होता है उसके आंसर बहुत बड़े बड़े से लिखे रहते हैं, और उसमें से 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा गलत है, तो आपको 3 सही बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हाथी के बारे में आपको सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, और उससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये जो पॉइंट है ना, ये सत्य असत्य में ही क्वेश्चन पूछता है हाथी वाला। ठीक है, हाथी के बारे में ऐसे दे देगा, हाथी के बारे में कौन सा कथन गलत है, और 4 या 5 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से गलत चूज करना है। तो आपको ना ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसमें से गलत और सही चूज कर सकते हो। ठीक है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब हाथी के झुंड की बात कर लेते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। कौन होती है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वह झुंड छोड़ देते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। फिर केवल झुंड में कौन बचता है, हथनी और बच्चे। और जो हाथी के झुंड का जो नेता होता है वो कौन होता है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब राजस्थान जोधपुर में खेजड़ली गांव है, उसके बारे में देख लेते हैं कि वो किस लिए फेमस है।
राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। कहाँ पर? खेजड़ी गांव में। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए लोग चिपक के खड़े हो गए थे। आज 300 साल जो वो इंसिडेंट हुआ उसके 300 साल बीत गए हैं और 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। 300 साल के बाद भी जो लोग हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। और ये जो इलाका है ये राजस्थान में आता है, लेकिन फिर भी ये इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं इस इलाके में, ठीक है। अब बात करते हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में। खेजड़ी पेड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और इसकी छाल दवा के काम आती है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी वृक्ष से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट्स अपने बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। और ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत के किस राज्य में बांस और रस्सी से बने पुल के द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? असम राज्य में, ठीक है। असम राज्य में बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल से स्कूल आना जाना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि असम राज्य में बहुत अधिक बारिश होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉली। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। क्या है? यह लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से ये रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो पेपर में पूछ सकता है ट्रॉली क्या है? ट्रॉली क्या है? एक लकड़ी से बना हुआ झूला है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना होता है। नेक्स्ट है वल्लम। वल्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लम क्या है। तो वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है और वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरा जगह आने जाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या? ऊंट गाड़ी। और ऊंट गाड़ी क्या है? रेत में आसानी से चल सकती है। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जुगाड़। जो यहाँ आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए क्योंकि बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्फ पर किस तरह चलना चाहिए, तो बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। उत्तराखंड में किस तरह के रास्ते पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पक्षियों के कान होते हैं कि नहीं? ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट हमें तो दिखते नहीं है। तो देखते हैं, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान देने पर दिखाई देते हैं। क्या? अनीता कुशवाहा, जिसे स्टार गर्ल कहते हैं, मतलब चमकता सितारा। तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। अनीता कुशवाहा एक ऐसी लड़की है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली, इसलिए इन्हें चमकता सितारा यानी कि स्टार गर्ल कहा जाता है। अब बिहार का मुजफ्फरनगर लोचाहा गाँव, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्यों फेमस है? इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? लोचाहा गांव में। और लोचाहा गांव कहाँ है? मुजफ्फरनगर, बिहार में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, तो क्या हो जाएगा? लीची के फूल। इसलिए क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग? लोचाहा गाँव के लोग। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी करवाया जाता है, ठीक है।
अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय कौन सा उपयुक्त होता है, तो कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का उपयुक्त समय होता है। ठीक है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, लीची के फूल कब खिलते हैं, तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी के एक बक्से से कितना किलो शहद प्राप्त होता है, तो 10 किलो शहद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी का छत्ता। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम को छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यहाँ दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। कौन ढूंढती है? काम करने वाली मधुमक्खियां। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खियों को कैसे पता चलता है कि दूसरी मधुमक्खी को रस मिल गया है। तो जिस मधुमक्खी को रस मिल गया होता है वो एक तरह का नाच करके दिखाती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल क्या करती है? अंडे देती है। चींटियां, दीमक और ततैया के बारे में जान लेते हैं। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है? जैसे रानी मधुमक्खी अंडे देती थी, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। रानी चींटी का काम यहाँ पर क्या है? केवल अंडे देने का। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। ठीक है। अब एक स्टोरी है इसमें जिसमें ट्रैवल करती है एक लड़की और उसी चैप्टर से है ये, वो गुजरात जा रही है। तो गुजरात में क्या क्या कौन कौन से सिटी पड़ती है? तो गुजरात में गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये कहाँ है? गुजरात में। कोझीकोड कहाँ है? केरल, मडगांव में। मडगांव कहाँ है? गोवा में। और गोवा में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंगें और कितने पुल हैं? तो 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अब ये मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं। मेरे में पूछा गया था कि मलयालम में वलियम्मा का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है माँ की बड़ी बहन। माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं मलयालम में? वलियम्मा। और माँ की माँ को क्या कहते हैं? अमुम्मा। ठीक है। अब है केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पानी में जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप है, समूह है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किस राज्य में ऐसा विशेष कैंप लगता है जहां पर कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सी आवाजें किस खेल में निकाली जाती हैं? तो छेड़ गुड्डू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती हैं किसमें? कबड्डी खेल में। अब हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है, क्या है और इन्होंने कितने कितने मेडल जीते हैं। ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये कौन है? ये एक वेट लिफ्टर है और अब यहाँ 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। और एक और लास्ट में क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अब हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। ठीक है। मधुबनी नाम का जिला है बिहार में। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों और आंगन में एक तरह के चित्र बनाए जाते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? मधुबनी पेंटिंग। और ये जो चित्र है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुबनी पेंटिंग को बनाने में, रंग को तैयार करने में किसका घोल मिलाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? चावल के घोल मिलाया जाता है रंग बनाने के लिए। ठीक है। और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और किस किस के चित्र बनाए जाते हैं? तो चित्र बनाए जाते हैं इंसानों के, जानवर के, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं किसमें? मधुबनी पेंटिंग में। और ये जो मधुबनी पेंटिंग है वो बनाई जाती थी बिहार के मधुबनी में, इसलिए इसका नाम पड़ गया मधुबनी पेंटिंग। अब ये भी पूछा जाता है कि किसकी सब्जी कहाँ पर फेमस है? तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ फेमस है? उत्तर प्रदेश में। केले की फूलों की सब्जी कहाँ फेमस है?
केरल में, ठीक है। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कपड़ों को रंगने के लिए किसके रंग का प्रयोग किया जाता है? तो गुलदावरी जीनिया से बने रंगों का प्रयोग किया जाता है कपड़ों को रंगने के लिए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। और इस जिले में क्या क्या बनता है? फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। नेक्स्ट है डेरी गाजी खाना कहाँ है? पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या नहीं लगता? मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। मतलब कि अगर हम गोबर को खाद के रूप में बनाए तो मिट्टी में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और उससे फसलें खराब नहीं होंगी। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या किया जाता है? नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव कहाँ पर है? हरियाणा में है। और सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में क्या पड़ता है? गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है बेलवनिका गांव। बेलवनिका गांव जो कि कर्नाटक में है और ये किस लिए फेमस है ये भी देख लेते हैं। बेलवनिका गांव में जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कब? जुलाई के महीने में, मतलब कि अभी प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी के मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेत की मिट्टी को नरम कैसे किया जाता है? खूंटी के मदद से नरम किया जाता है। और ये भी पूछा गया था कि कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में हल को कुरिगे कहते हैं। क्या कहते हैं? हल को कुरिगे कहते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। जो खरपतवार होती है ना, आपने देखा होगा कि हम जो फसल उगाते हैं उसके बीच बीच में थोड़ी सी घास जैसी उग जाती है, तो वो खरपतवार होती है। तो अगर हमने खरपतवार को नहीं उखाड़ा तो वो क्या करती हैं? जो भी हम फसलों के लिए खाद और पानी डालते हैं तो वो खुद ले लेती हैं, फसलों को उतना खाद और पानी नहीं मिल पाता। तो इसलिए खरपतवार को उखाड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वो क्या होंगे? जमीन के अंदर ही सड़ जाएगा। कर्नाटक में हसिया को क्या कहते हैं? कर्नाटक में हसिया को इलगे कहते हैं। और हल को क्या बोला गया था? हल को बोला गया था कुरिगे और हसिया को बोला गया है इलगे। अब गिज्जू भाई बधेका के बारे में देख लेते हैं। गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखा करते थे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, गिज्जू भाई बधेका बच्चों के लिए क्या करते थे? तो मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखा करते थे। अब हम बात करेंगे कलचिड़ी मतलब इंडियन रॉबिन के बारे में। इंडियन रॉबिन के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चिड़िया अपना घोंसला किस तरह से बनाती है, अपने घोंसले में क्या क्या यूज़ करती है और कौन सी चिड़िया अपने बच्चे को कैसे पालती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ईवीएस में, ठीक है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। कौवे के घोंसले में क्या होता है? लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी चिड़िया है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? कोयल। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी पालता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी पालता है, तो हो जाएगा कौवा। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। बहुत स्मार्ट है भैया कोयल तो। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, अब जैसे हो जाए ये भी पूछा जाता है कौन सा पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है, तो जो होगा कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है, मतलब कांटों के बीच में फाख्ता घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ बनाती है? अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है गौरैया। कबूतर कहाँ बनाता है? पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। बसंत गौरी के बारे में जान लेते हैं। बसंत गौरी यहाँ गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेगा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन अंडे रखता है, तो हो जाएगा बसंत गौरी। और पेड़ों में कौन गर्मियों में टुक टुक करता रहता है, तो बसंत गौरी। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया बहुत अच्छा है। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल करके और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करता है। दर्जन चिड़िया, इसलिए इसे दर्जी चिड़िया बोला गया है कि वो पत्तों को सिल करके उसमें घोंसला बनाकर उसमें अपने अंडे देता है, ठीक है। शक्करखोरा, शक्करखोरा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्करखोर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो हो जाएगा शक्करखोरा।
और शक्करखुरा के बारे में जान लेते हैं। अपना घोंसला कैसे बनाता है ये? अपना घोंसला बनाता है बाल से, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ती, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़े से बनाता है। नर वीवर पक्षी क्या करते हैं? अपने अपने घोंसले बनाते हैं। फिर जो मादा वीवर पक्षी होती है वो उनमें से एक घोंसले को चूज करती है जो उसे पसंद आता है और वो उसमें जाके अंडे देती है। ठीक है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। अब हम देखेंगे जानवरों के बारे में। जानवरों से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चलिए जानवरों के बारे में भी जान लेते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। जैसे पूछा जाता है कि पत्तों को काटने के लिए गाय के कौन से दांत इस्तेमाल होते हैं, तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और घास चबाने के लिए गाय के कौन से दांत इस्तेमाल होते हैं, तो घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं? सांप के दांत तो नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को क्या करता है? चबा कर नहीं खाता बल्कि निगल कर खाता है। अब देखते हैं गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत क्या होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। जैसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलहरी के दांत। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से क्या होता है? दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरी करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दस्त या उल्टी आ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। होलगुंडी गांव कहाँ पर है? होलगुंडी गांव है कर्नाटक में। बच्चों की पंचायत कहाँ पर है? भीमा संघ होलगुंडी गांव में है। ये भी एक लेसन है इसमें क्लास 4 की एनसीईआरटी में। ठीक है, नलमड्डा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। घास की जड़ें, घास की जड़ें के बारे में देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है ना, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर होता है। अब देखते हैं हम बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद की पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती हैं। जो बरगद से आपने देखा होगा, बरगद जिसने भी देखा होगा नीचे लटकता हुआ आता है, हम सोचते हैं ये लटकन है उसकी, बट लटकन नहीं, वो उसकी क्या होती है? जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं। ठीक है, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह, जो जड़ें निकलती हैं लटकती हुई बरगद की, वो क्या करती हैं? पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है, भले ही आपने क्यों ना लगाया हो, पेड़ काटना एक अपराध है। और अगर आप कोई पेड़ काटना चाहते हो तो आपको सरकारी दफ्तर से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अब हम देखेंगे रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पेड़, रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंचाए। ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें तब तक चलती जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग क्या करते हैं? इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेला घर, भेला घर क्या होता है? असम में घास और बांस से बना घर को भेला घर बोलते हैं। बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या बोलते हैं? उरुका। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उरुका क्या है, तो बिहू से पिछले दिन की शाम उरुका कहलाती है। बोरा व चेवा, बोरा व चेवा क्या है? चावल के दो प्रकार है। क्या है? चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। चेवा चावल, कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार है। कभी कभी ना रेसिपी भी पूछ लेता है, एक बार इसने रोटी बनाने की भी रेसिपी पूछी थी एग्जाम में, तो इस तरह का भी आप पॉइंट देखते हुए एग्जाम में जाइएगा। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। असम में चाय के साथ क्या दिया जाता है? पीठा दिया जाता है। और पीठा क्या होता है? पीठा क्या होता है? बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। पीठा कहाँ कहाँ ज़्यादा खाया जाता है? असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। बिहू त्यौहार में औरतें किस कलर के वस्त्र पहनती हैं? तो बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। औरतें पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। जैसे पूछ लेगा बिहू त्यौहार में औरतें किस कलर के कपड़े पहनती हैं, तो पीले। लड़कियां क्या पहनती हैं? तो रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात शुक्तो, भात शुक्तो क्या होता है? भात शुक्तो होता है चावल और रसे वाली सब्जी। अब पोचमपल्ली, पोचमपल्ली बहुत पूछा जाता है। पोचमपल्ली जो क्या है? पोचमपल्ली जिला है आंध्र प्रदेश का। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली जिला जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है और पोचमपल्ली में लोग क्या करते थे? ज्यादातर बुनाई
बुनाई करते थे। तो इनकी बुनाई की जो ये बुनाई करते थे ना, उसी को पोचमपल्ली नाम दे दिया गया। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो कुल्लू की शाल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार में वो फेमस है, असम की सिल्क फेमस है और कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। ठीक है, मलयालम में पिता का छोटा भाई को क्या बोला जाता है? मलयालम में चिट्टियप्पन बोला जाता है पिता का छोटा भाई। कजुम्मा बोला जाता है पिता के छोटे भाई की पत्नी को। ठीक है, केरल में क्या है? मसालों का बगीचा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली, तो वो कौन थी? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म थी। ठीक है, धन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? राजौरी, जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे कितनी टुकड़ियां चलती हैं? 4 टुकड़ियां चलती हैं। और पूरी परेड में कितने निर्देश दिए जाते हैं? 36 निर्देश दिए जाते हैं। और स्किप्टो पुल क्या है? पूछ लेगा स्किप्टो पुल क्या है, तो ये क्या है? लद्दाख का एक गाँव है। अब लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख में माँ को क्या बोला जाता है? आमाले। पिता को क्या बोला जाता है? आवाले। और बाबा को? पहला पॉइंट है जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। मैंने यहाँ हर चैप्टर से पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगी है वो मैंने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, जानवरों में भी देखने की होती है, सुनने की होती है और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये मुझे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिला था कि चींटियां लाइन से कैसे चलती हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है और वो लाइन बनाकर चलती रहती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेता है, कि मनुष्य कहाँ पर है और हमें कैसे काटना है, तो वो पैरों के तलवे की गंध को सूंघ लेता है। और अगर ऑप्शन में ये ना हो तो दूसरा ऑप्शन, मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। ठीक है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आपने नोटिस किया होगा, जब भी अगर आपके पास पेट होगा, डॉगी होगा, तो आप अगर उसको घुमाने ले जाते होंगे तो वो रास्ते में टॉयलेट करते हुए जाता है, क्योंकि वो पता अपना एक इलाका बनाता है कि ये मेरा इलाका है और इस इलाके में बाहर का कोई भी कुत्ता नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह से अपना इलाका डिवाइड कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं पक्षियों के बारे में। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। ठीक है, एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग क्या है, हम मनुष्य एक समय में एक ही चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं वो एक ही समय में अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। जब यहाँ बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, और जब ये बिल्कुल सामने नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग चीज़ों पर अपना दृष्टि डाले हुए हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी एक ही चीज़ पर अपनी दोनों आंखें केंद्रित करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो चीज़ उनसे कितनी दूर पर है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि दिन में जागने वाले ज़्यादातर जानवर क्या रंग देख पाते हैं, तो ऑप्शन में कुछ रंग देख पाते हैं। ठीक है, और रात में जागने वाले जानवरों को किस तरह के कलर दिखते हैं, तो सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। ठीक है, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है, तो सांप के कान नहीं होते, वो कंपन को महसूस करके ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर क्या करता है, खास आवाज़ निकालता है, जिससे उसके साथियों को क्या होता है, संदेश मिल जाता है। और इस तरह का काम भी पक्षी भी करते हैं। पक्षी और लंगूर क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई मुसीबत आ रही होती है तो एक खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिससे उनके साथियों को पता चल जाता है कि हाँ मुसीबत आ रही है। कुछ पक्षी क्या करते हैं, अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिससे उनके साथियों को पता चल जाए। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मछलियाँ खतरों की चेतावनी किस तरह से एक दूसरे तक पहुँचाती हैं, तो बिजली की तरंगों से। ठीक है, बिजली की तरंगों से जानकारी पहुँचाती हैं।
कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि कुत्ता जब रोने लगता है तो कुछ अशुभ होने लगता है। ये सब मान्यताएं फैली हुई हैं पहले के ज़माने की, तो ये सब इनमें कुछ हद तक क्या है, रियलिटी भी होती है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वहां एक इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। ठीक है, पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। आपने देखा होगा कि छिपकली सर्दियों के मौसम में दिखती ही नहीं है, वो केवल गर्मियों में दिखती है और बोलते हैं कि वो गहरी नींद में चली जाती है उस टाइम पे। स्लॉथ के बारे में देख लेते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते। स्लॉथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्लॉथ से देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्लॉथ। ठीक है, मैं अलग से भी स्लॉथ के ऊपर वीडियो बना दूंगी आप लोगों को समझाने के लिए। अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। स्लॉथ क्या है, भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। जो स्लॉथ होता है बहुत ज़्यादा आलसी जानवर होता है। ये दिन में 17 घंटे तो करीब सोता ही है और एक बार केवल शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और वो उस पेड़ पर तब तक रहता है जब तक कि उस पेड़ पर सारे पत्ते खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, बाघ के बारे में देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। मतलब बाघ की मूछें भी देख रहे हो, मतलब हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती है। जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बाघ को शिकार की सही स्थिति का पता कैसे चलता है, तो बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। और बाघ क्या है, अंधेरे में भी, मतलब अंधेरे में जितना हमें दिखता है उससे भी 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। ठीक है, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर का पहचान कर सकता है। बाघ कितना ही इंटेलिजेंट है, फिर तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब पत्तों के हिलने की आवाज से वो समझ जाता है कि पत्ते हवा की वजह से हिल रहे हैं, और शिकार की वजह से, जैसे कोई जानवर, जैसे कि हिरन छिपा है और झाड़ियाँ हिल रही हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पे शिकार है, मतलब मुझे शिकार करना है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और घना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे एग्जाम में, सपेरों को क्या बोलते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। किसे, सपेरों को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुनफन ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में था। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम नाग, करेत, दुबोइया और भफाई है। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा किया जाता है, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्रेयपुरम जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। जैसे कि आम पापड़ को हिंदी में आमावट बोलते हैं, बंगाली में आम सोट्टो बोलते हैं, असम में आमटा बोलते हैं, तेलुगु में मामड़ी तंद्रा बोलते हैं और मराठी में अम्बावड़ी बोलते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में जान लेते हैं। हमारे पेट का तापमान कितना, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है हमारे पेट का तापमान कितना होता है, तो हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है।
आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन किस जिले में होता है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। अब उड़ीसा में इतना चावल होता है, फिर भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या है? गरीब है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांच के जार या बोतल में अचार कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो अच्छी तरह से सुखा कर उस बर्तन को उसमें अचार रखने से अचार कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक है, पिक्चर प्लांट को नेपेंथीज भी कहते हैं। पिक्चर प्लांट को क्या कहते हैं? नेपेंथीज भी कहते हैं। पिक्चर प्लांट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, पिक्चर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। क्या करता है पिक्चर प्लांट? कीड़ों को आकर्षित करता है। किस प्रकार से? एक विशेष प्रकार की गंध छोड़कर। वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। ठीक है, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? तो वेलक्रो का आविष्कार किया था जॉर्ज द मेस्ट्रेल ने। कब किया था? 1948 में किया था। और उनको यह विचार कैसे आया था? उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। जैसे कि पौधों के बीज कपड़ों में चिपककर पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। ठीक है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया था। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हरी मिर्च दे देगा, टमाटर दे देगा और आलू दे देगा और साथ में भिंडी दे देगा, और इसमें पूछेगा इनमें से कौन दक्षिण अमेरिका से नहीं लाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भिंडी नहीं लाया गया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से सब्जी दक्षिण अमेरिका से आई है। तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। इसी प्रकार पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। आगे देखते हैं, कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई हैं। गड़ीसर झील कहाँ पर है? गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भरी जाती थी। ठीक है, जैसलमेर में कितनी झीलें थी? 9 झील थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती थी, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती थी। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जैसलमेर में कितनी झीलें हैं? 9 झीलें हैं, और साल में कितनी बार? साल में कभी कभी 2 बार और कभी कभी तो 1 बार भी बारिश नहीं होती थी। कुएं और झीलों के सूखने के कारण देख लेते हैं। तो कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या क्या है? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे हम समरसेबल लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, तो इसी से पानी जो है उसका स्तर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता। अब क्या है, पहले मिट्टी हुआ करती थी तो वर्षा का पानी क्या मिट्टी से रिस के नीचे चला जाता था। अब क्या है, हर तरफ पक्का हो गया है, तो ये जो वर्षा का पानी है ये मिट्टी के अंदर जा ही नहीं पाता। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। फिर लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पर क्या मिला? पानी मिला। ठीक है, प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। अल-बरूनी कौन था? हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कौन? अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं, और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते थे। अल-बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अल-बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अल-बरूनी कहाँ से आया था? तो अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा क्या होता है? खारा होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा है? तो मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कही जाती है। जो मृत सागर है वो समुद्र तल से सबसे नीचे है, 418 मीटर नीचे, और यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु वाला सागर है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? पानी की सबसे निचली झील कहा जाता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं।
1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। और ये दांडी यात्रा किसने चलाई थी? गांधी जी ने चलाई थी। ये भी एक चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक। अब देखते हैं बीमारी के बारे में। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया के लक्षण क्या है? बुखार जो है वो कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा क्या है? सिनकोना पेड़ की छाल। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि मलेरिया की दवा क्या है? सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया दूर होता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लोहा या आयरन हमें किससे मिलता है? गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ती वाली सब्जियों से हमें लोहा या आयरन मिलता है। मक्खियों से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। एल्गी या शैवाल एक तरह का क्या है? जलीय पौधा है। एल्गी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो मौसम में कब आता है? जो बरसात के मौसम में आता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? तो आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। याद रखिएगा, जो मलेरिया है वो किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। अब ईवीएस पेडागोजी की बात कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कि इस तरह से थ्योरी वाइज पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तुएं आदि। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे को क्लासिफिकेशन की स्किल कैसे सिखा सकते हैं, तो ऑप्शन दिए रहेंगे और ऑप्शन में ये भी होगा वर्गीकरण करना सिखा के। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। बच्चे को प्रकृति में ऑब्जर्व करने का अवसर दें, ना कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय भागीदारी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। मतलब यह है कि बच्चे को हम केवल थ्योरी ही ना रटाते रहे, हम उसको प्रैक्टिकल भी करने दें, हम उसे बाहर निकाल के ले जाएं, हरे भरे गार्डन में ले जाएं ताकि वो प्रकृति से और जुड़ सकें। शिक्षक कक्षा में बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीजों को पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चों को ज्यादा समझ में आता है और वह चीजों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। ये सभी को पता है कि शिक्षक को कक्षा से बाहर की दुनिया से भी जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ में आ पाए और दुनियादारी की समझ भी हो पाए। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियां पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें। बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को दें। ठीक है, कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। ये सारे जो पॉइंट्स है ये ईवीएस के ही पॉइंट्स है जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में बताएं। जैसे नए नए टॉपिक ला सकते हैं, किसान के बारे में, डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर टॉपिक ले लिया और उससे बोला गया, बच्चों से बोला गया कि इनके बारे में कुछ बताएं, तो वो जैसे जैसे सोचेगा, समझेगा और उनके बारे में बताएगा, उसी की समझ बढ़ेगी और वो दूसरे बच्चे का भी पॉइंट सुनेगा कि दूसरे बच्चे डॉक्टर के बारे में क्या बता रहे हैं, तो बच्चे की और नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं और उनका ध्यान कैसे करना है यह बताएं और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। ठीक है, बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें और उनमें और ज्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। ये सब हमें करना चाहिए। मतलब हम कौन है? हम लोग सीटेट देने जा रहे हैं, आप लोग सीटेट देने जा रहे हो, आप लोग कौन है? एक टीचर हो। ठीक है, तो टीचर, एज अ टीचर आप बच्चों से क्या क्या करवाओगे? बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताओगे। ठीक है, बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़कर चीजों को समझाएं। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। बच्चों से जेंडर इशू पर डिस्कशन करें। जेंडर इशू क्या क्या है इस पर डिस्कशन करें और उनको बताएं। बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं। बच्चों को मैप पर जगह कैसे ढूंढनी है, कैसे मैप देखनी है, ये सब जानकारियां हमें देनी चाहिए। बच्चों को बताएं जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे भी अपनी जिंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। बच्चों को फूलों के बारे में उनकी पहचान करना और उनकी विशेषताएं बताएं। बच्चों को पर्यावरण और समाज के बारे में, बच्चों को खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। बच्चों को सिखाएं कि अपने पड़ोसी, अपनों से बड़े छोटे लोगों से कैसे बात करें। ये सब जो पॉइंट है ना, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन का, पेडागोजी के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। ठीक है, अब जैसे कि साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बच्चा बहुत कम बोलता है, वो अपने कमरे में ही बैठा रहता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, वो सबसे अलग अलग रहना पसंद करता है, क्लास में भी वो साथ में नहीं बैठता। तो सबसे पहले क्या है, साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं, साथ में वो बड़े बैठे, अपने पड़ोसी, अपने बड़े छोटे लोगों से बात करें। तो ये सब क्या है, हमें सिखाना चाहिए। ये सब पॉइंट से क्या है, ये सब जो पॉइंट है ना, इससे आप आंसर देना सीख सकते हो पेडागोजी के। बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, इतिहास के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बच्चे को
सुरक्षात्मक नियम सिखाएं, जैसे कि आग से कैसे बचना है आदि के बारे में। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीजों के माध्यम से बताना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चे को प्रतिशत का प्रयोग करना हम कैसे सिखा सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा पढ़ाई के माध्यम से, रट कर सिखाकर, और क्या हो जाएगा आम जिंदगी में होने वाली चीजों के माध्यम से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आम जिंदगी में होने वाली चीजों के माध्यम से हम बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आसानी से समझा सकते हैं। बच्चे को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दें, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बच्चों के बारे में आसानी से सिखाया व समझाया जा सकता है।